सो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे ना, तो उस क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। ठीक, तो पहले क्वेश्चंस लिख देता हूं। क्वेश्चन जो दिया था मैंने कहा था एक लाइन है जो पॉइंट पी से पास कर रही है, जिसका स्लोप √3 है ना। लाइन का इंफॉर्मेशन ये दिया था, और ये जो लाइन है वो इसे कट कर रही है एट ए एंड बी। ठीक है, और हमें निकालना था पी ए इंटू पी बी, फिर हमें निकालना था पी ए प्लस पी बी, फिर हमें निकालना था मॉड पी ए माइनस मॉड पी बी का एब्सोल्यूट डिफरेंस, फिर हमें निकालना था मॉड पी ए इंटू मॉड पी बी, और ई निकालना था मॉड पी ए प्लस मॉड पी बी, वेयर पी ए एंड पी बी आर साइन डिस्टेंस। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, मुझे बस बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क है। सर यहां पर आपको उसके साइन पे ध्यान देना है, और उसी का जो मैग्नीट्यूड है उसको आप यहां पे लिख दो, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है क्या? नो सर, ये सर आपसे अलजेब्रिक सम पूछ रहा है और ये आपसे एब्सोल्यूट सम पूछ रहा है। क्या फर्क होता है अलजेब्रिक सम और एब्सोल्यूट सम? सर अगर दोनों पॉजिटिव है तो सर दोनों में कोई फर्क नहीं, लेकिन सर अगर दोनों अपोजिट साइन का है तो फर्क आ जाएगा। इवन दोनों नेगेटिव साइन का है तो भी फर्क आ जाएगा। राइट, इतनी बात समझ में आती है। और ये क्या है सर, इसमें मैं डिफरेंस में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं मैग्नीट्यूड के डिफरेंस में इंटरेस्टेड हूं। ठीक, मैग्नीट्यूड के डिफरेंस में मतलब अगर एक संख्या 5 है और दूसरा संख्या -3 है, एक संख्या 5 है और दूसरा संख्या -3 है, तो अगर मैं इसका डिफरेंस पूछूं तो कितना होता है 8, और एब्सोल्यूट डिफरेंस 2, तो फर्क समझ में आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट को हमें अंडरस्टैंड करना है। ठीक, और ऑलरेडी जब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे थे तो इस एस्पेक्ट से क्वेश्चंस को हमने देखा था कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स सेम साइन के हैं, अपोजिट साइन के हैं, है ना, उस तरीके से चीजों को बिल्ड करना था। ठीक, अब इस तरीके की जब भी सवाल आएगी तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि लेट्स फर्स्ट ड्रॉ डायग्राम। डायग्राम नहीं भी बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूरी अलजेब्रिकली आंसर को निकाल सकते हैं, बट जब आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपका अलजेब्रिक मिसकैलकुलेशंस पकड़ में आ जाएगा, या आपकी अलजेब्रिक कैलकुलेशंस को आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि व्हाटएवर यू ड्रू वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा। तो जब मैं ग्राफ देख रहा हूं y = x² - 1, सो इट्स प्रीटी इजी टू ड्रॉ, इट्स अ पैराबोला। तो आपको पता है सर ये ऐसा पैराबोला है, और आपको एग्जैक्टली पता है ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, इनफैक्ट ये पॉइंट जो वर्टेक्स है वो भी आपको पता है। ठीक, एट द सेम टाइम आप देख रहे हो कि आपका P पॉइंट कहां पे है, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि सर जो मेरा P पॉइंट है वो 0,1 कहीं यहां है। राइट, ये 1 है, ये -1 है, ये -1 है, वो 1 है, और आपको ये पता है कि स्लोप जो है वो 60 डिग्री है,
√3 है ना? तो आप जो बनाओगे कुछ ऐसा बनाओगे, ठीक? तो आपको ये सेंस आ रहा है कि अगर मैं PA/PB को देखूं तो ये अपोजिट साइन का है थ्रू द डायग्राम ओनली, है ना? दो अल्जेब्रिकली भी यही कंक्लूजन निकल कर आएगा। तो जब आपको पता है कि जो P पॉइंट है दिस इज 0,1 और आपको पता है जिसे आप R1 कह लो, इसे आप R2 कह लो या वाइस वर्सा, है ना? तो आपको ये पता है कि मैं इस लाइन का पैरामेट्रिक लोकस लिख सकता हूं। तो इस लाइन का जो पैरामेट्रिक लोकस है वो होगा 0 प्लस R cos थीटा और 1 प्लस, है ना? आपको cos थीटा sin थीटा की वैल्यू ऑलरेडी पता है जो कि हम बाद में यूज करेंगे, ठीक? अब मुझे पता है कि इस पॉइंट को मुझे इस कर्व के साथ इंटरसेक्ट कराना है। तो what I am going to do, I am just going to substitute in place of y this and in place of x this and in place of y this. Whatever I'll get a 2-degree equation in R. So that means I'll get a quadratic equation in R, which means the roots of those quadratic equation would be R1 and R2. That is how the things would unfold. अब जैसे ही आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपोजिट साइन का आना चाहिए, मतलब नेगेटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको साफ ग्राफ में दिख रहा है ना? मेकिंग सेंस? तो चलो पुट कर देते हैं। मैं y के बदले लिख दूंगा 1 प्लस R साइन थीटा और x के बदले लिख दूंगा R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम ठीक से लिखोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू R स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू R -2 इक्वल्स टू 0, ठीक? अब मुझे इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग R, अब मैं क्वेश्चंस को देखूंगा क्योंकि जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। क्या मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव मिल गया? हाँ सर मिल गया, ठीक? सम ऑफ रूट्स क्या मिला है मुझे? पॉजिटिव। याद करो मैं ऐसे बहुत सारे फ्लो चार्ट्स बनाया था कि अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है और सम पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब होता है? वो तो हो ही गया अपोजिट साइन। जैसे ही रूट नेगेटिव हो गया तो रूट एग्जिस्ट भी करेगा, डिस्क्रिमिनेंट भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात तो स्टैब्लिश हो गया। जैसे ही मैंने C बाई ए नेगेटिव देखा तो सम देखा मैंने पॉजिटिव, तो उसका क्या मतलब है? पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड हावी है नेगेटिव के मैग्नीट्यूड पे, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का मैग्नीट्यूड हावी है पॉजिटिव के ऊपर। और अगर कोफिशिएंट ऑफ आर 0 आ जाए इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है। इतनी बात समझ में आती है। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं तो इसे मैं डिकोड करूंगा R1 इंटू R2, R1 इंटू, और बाय डिफॉल्ट मुझे पता है इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए, वो आएगा भी। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका? पार्ट ए का पहला आंसर क्या होगा? -2 बाई cos स्क्वायर, cos 60 क्या होता है? 1/2, तो स्क्वायर क्या होता है? 1/4, सो इट्स गोइंग टू बी -8 ए। और अगर मैं डी पार्ट बोलूं तो आंसर क्या होगा? 8। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है? बी मुझे सॉल्व करना है, तो बताओ क्या करूंगा मैं? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, विच मीन्स tan theta into sec theta. Tan 60 is √3 and sec 60 is 2. तो मुझे साफ दिख रहा है R1 is greater than R2 क्योंकि अब द लाइन वुड बी पॉजिटिव, राइट? अब मुझे C पार्ट पे आना है। तो मैं C पार्ट पे क्या इस बात की अंडरस्टैंडिंग हम तभी बनाएंगे जब हमें पता है दोनों अपोजिट साइन का है या सेम साइन का है।
अगर मान लो हमें कुछ नहीं पता तो हम इसको दो तरीके से ऑपरेट करेंगे, या तो दोनों को सेम साइन कंसीडर करके ऑपरेट करेंगे या दोनों को अपोजिट साइन करके। हमें एग्जैक्टली पता चल चुका है कि अपोजिट साइन का है, तो अगर मैं मॉड के ऊपर कुछ काम करूं तो मैं पीए को एज इट इज R1, मतलब लेट से पीए छोटा वाला है तो पीए नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव को मैं कैसे खोलूंगा, R2 या -R2, -R2। और पीबी को कैसे खोलूंगा, एज इट इज, लेकिन बाहर माइनस ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो बेसिकली दिस प्रॉब्लम इज सेम एज R1 प्लस R2, राइट और रॉन्ग। तो इसका आंसर भी समझ में आई बात, ठीक, मेकिंग सेंस, ओके। नाउ कम टू ई पार्ट। मॉड पी ए कैसे खुलेगा, -R1, और मॉड P2 कैसे खुलेगा। तो अगर अपोजिट साइन का है तो ये सिनारियो हो जाएगा डिफरेंस ऑफ रूट्स, ये सिनारियो हो जाएगा डिफरेंस ऑफ रूट्स, और वो भी पॉजिटिव है कि नहीं, मॉड लगा हुआ है। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट। सो अल्फा प्लस बीटा हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, 2√3, 2√3 का स्क्वायर 12, -4ab, 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा नेगेटिव है, अल्फा बीटा हमने निकाल लिया है क्या, क्या निकाला है अल्फा इंटू बीटा, -8, माइनस माइनस प्लस होके क्या बन गया, राइट। तो ये बन गया 2√11, ठीक है। तो मतलब मेरा सवाल है कि आप इस लैंडस्केप में विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑपरेट कर सकते हैं, बट यहां पर आपको इस बात का जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि वो साइन अपोजिट है या सेम है। तो आप इन सब को तो फेस वैल्यू पे अटैक कर लेंगे, इनफैक्ट इसे भी फेस वैल्यू पे अटैक कर लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू एब्सोल्यूट सम and absolute difference, you will have to stop and go to your system 2 where you will do analysis, and once your analysis is complete you would arrive. अगर clarity नहीं है then you will break things into cases and then analyze. और तीसरा तो आपको पता ही है, मॉड से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, स्क्वायर ले लो, लेकिन उसके शॉर्टकमिंग्स भी आपको पता है, ठीक। समझ में आई सवाल, सबने कर लिया था ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, दूसरा भी दिया था ना, सेमी लाइन का क्वेश्चन था। पी मैंने क्या दिया था इस बार, 2,1, और स्लोप क्या दिया था, √5, और इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया था, सर्कल दिया था, x² + y² इज इक्वल टू एट ए एंड बी, यही था ना। और मुझे क्या क्या निकालना था, पी ए प्लस पी बी, और क्या निकालना था, प्रोडक्ट और डिफरेंस। ठीक, समझ में आई बात। आप क्या करोगे, आप अपना सर्कल बनाओगे, ये आपका सर्कल है, x² + y² इक्वल्स टू 36, रेडियस 6, सेंटर ओरिजिन, 2,1 से पास कर रहा है, 2,1 है ना। तो आपको पता है ये आपका 0,6 है और ये आपको पता है 6,0 है, तो डेफिनेटली 2,1 वुड बी समवेयर हियर, ठीक। √5 मीन्स 2 पॉइंट समथिंग, मतलब इट वुड बी मोर देन 60 डिग्री, है ना। तो
So it would be something like this. It would be something like this. ये क्या हो गया 2,1 और ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू √5. इतना तो आपने डिकोड कर ही लिया होगा. एट द सेम टाइम आपको पता चल चुका होगा कि पॉइंट अंदर है तो पी ए पी बी अपोजिट साइन का है ही है ना. अब कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू डू हार्ड वर्क. आप इसका जो वो लिखेंगे वो ये लिखेंगे 2 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा 1 प्लस, ठीक, यू विल प्लग इट. सो 4 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 आर कॉस थीटा, ठीक क्या है ना. 2 प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर यही होगा और 1 प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा 1 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आर इक्वल्स टू 36, ठीक. क्वाड्रेटिक इन आर आ गया. अच्छा, ये और ये जोड़ के आर स्क्वायर ही बन रहा है, ठीक. कोफिशिएंट ऑफ आर देखो, कोफिशिएंट ऑफ आर में तुम डालोगे 4 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ठीक, और कांस्टेंट में डालोगे -31, ठीक. समझ में आई बात? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगा. अब मुझे पहला आंसर क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स का मतलब है -4 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा. इसका मतलब क्या हुआ सर, रूट्स अपोजिट साइन के, ये आपने पहले बता दिया था. अब कौन हावी है, और ये डायग्राम से भी दिख रहा है ये हावी है ना. इसे ए कह लो, इसे बी कह लो, ठीक है. सो ये आपको साफ दिख रहा है कि कौन हावी है. तो हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया. हाउ टू हैंडल दिस सर, कॉस थीटा अगर √5 है, tan थीटा अगर √5 है तो ये क्या हो जाएगा, √6 डाल दो एंड गेट द आंसर, ठीक. पी ए इंटू पी बी सर, ये 31 -31 होगा, -31. ये सर दिस वुड बी मॉड R1 प्लस R2 होगा, राइट और रॉन्ग. माइनस पर निकल गया, सब गया, और R1 प्लस R2 आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो मॉड लग गया, तो मतलब आंसर होगा. आगे आप स्मार्ट एनफ हो टू हैंडल इट, ठीक. समझ में आई बात? अब आप गौर से देख रहे होगे, मैं पी ए पी बी की बात कर रहा हूं. पी ए पी बी है ना. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी 2 डिग्री कर्व में इस टॉपिक को हमने कवर किया था. किसमें किया था, है ना. ये ऑलरेडी आपने कर रखा है, ठीक. तो आप देख रहे हो कैसे फ्यूज करता है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. आपने देखा था कि अगर ये पॉइंट P इधर है, ठीक, आपने क्या कहा था कि पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू, और आपने कहा था पावर ऑफ P with respect to given circle is PA into which was S1, अगर आप इसे X1 Y1 कह रहे हैं तो. इतनी बात याद है? इसे प्रूफ करना आता है ना. कैसे प्रूफ किया था, कैसे किया था बताओ. पी ए इंटू पी बी पी टी स्क्वायर कैसे प्रूफ किया था, सेंटर से ड्रॉप किया था, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, ऐसे.
ओके, फिर इक्वेशंस बनाए थे, है ना। चलो एक और आसान तरीका देख लो। ओके, मुझे बताओ, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? क्यों? ज्योमेट्री में मैं करा रखा हूं, ये भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? क्योंकि सर अगर मैं ये सेंटर लेता हूं, अगर मैं ये, तो आप सर ऑब्जर्व करोगे तो आपने सेंटर से परपेंडिकुलर गिराया, ठीक। सर अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा, इसका हाफ थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, और सर ये पूरा 90 है, ये पूरा, तो ये थीटा हो जाएगा। दिख गया सबको? ओके, अब आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं जिसके दो एंगल सेम है। कौन से दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं जिसके दो एंगल सेम है? सर एक तो सर आप इस ट्रायंगल को देख लो, सो इस ट्रायंगल को आप कह लो ट्रायंगल पी टी ए। तो आप क्या किए, इस एंगल से इस एंगल तक गए और तीसरा साइड। अब सेम ट्रायंगल पी बी टी, सबको समझ में आई बात? तो सर आप कह दो पी टी अपॉन पी बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन, हो गया सर प्रूफ, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ठीक, समझ में आ रही है बात? तो जब भी आप पावर ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एक्चुअल डेफिनेशन पावर ऑफ पॉइंट का पी ए इंटू पी बी है, ठीक। अगर आप इसी कहानी को अंदर ले जाते हो, तो आप क्या प्रूफ करते हो? पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी, ये प्रूफ कर देते हो। लेकिन फिर भी आप ये नहीं बता पाते हो कि ये पावर ऑफ पॉइंट क्यों है। तो आप पावर ऑफ पॉइंट जो डिफाइन करते हो कि सर पहले तो आपने पावर ऑफ पॉइंट ऐसे डिफाइन किया था, x इज इक्वल टू 0 वेयर s इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। सर ये एक्सप्रेशन आपने दिया था, आपने कहा था s इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपने कहा था सर पॉइंट अगर x1 y1 है तो आप इसको प्लग करके s1 कह दो उस एक्सप्रेशन को। सर s1 जो भी होगा दैट इज पावर, राइट, यही कहा था ना आपने। तो यहां पे आपने ये तो प्रूफ कर दिया कि सर पी ए इंटू पी बी इज पी सी इंटू पी डी। अभी तक हमने ये प्रूव नहीं किया कि वाई दिस इज द पावर। कैसे प्रूफ करें? सर ये बहुत आसान सी बात है। आप सर इतने सारे कॉर्ड्स जा रहे हैं, आप सर ऐसा कॉर्ड बनाओ जो पी जिसका मिड पॉइंट हो। ऐसे देखो, इसे P, इसे F कह दो। क्या मैं कह सकता हूं पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी इज इक्वल टू पी इंटू पी एफ? जितने भी लाइन आएंगे ऐसे होंगे। और आपने ये कौन सा लाइन बनाया है? वो कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट P है। ये क्यों बनाया? सर मुझे ये पता है दिस इज माइनस जी माइनस एफ, राइट, राइट और रॉन्ग? और सर मुझे पता है ये डिस्टेंस मुझे पता है क्योंकि सर P x1 y1 है P, और सर मुझे पता है ये रेडियस है
ठीक, तो मैं पीएफ स्क्वायर निकाल सकता हूं, पीएफ स्क्वायर निकाल सकता हूं। पीएफ स्क्वायर क्या होगा? x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर, और रेडियस क्या है मेरा? रेडियस इज माय हाइपोटेनस। ये क्या मैंने सही लिख दिया? ठीक, अब आप ऑब्जर्व करो, ये आएगा क्या? सर पीएफ स्क्वायर यहां पे आ गया माइनस, ऐसा क्यों? सर पॉजिटिव आना चाहिए था ना। सर पॉजिटिव ही आया है, क्योंकि जो अंदर है वो नेगेटिव है, अंदर जो है वो, और इसे पावर ऑफ पॉइंट कहता हूं। तो सर आपने कहा पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी इज इक्वल टू पीई इंटू पीएफ, यही कहा, राइट? और आपको पता है पीई और पीएफ इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, बट दे आर ऑफ अपोजिट साइन। तो अगर मुझे इसको पीएफ के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस, एंड हेंस सर प्रूव्ड। समझ में आई बात? तो अगर अंदर है तो निगेटिव आएगा, बाहर है तो पॉजिटिव आएगा। ज्योमेट्रिक मतलब भी समझ में आ गया और अलजेब्रिक मतलब भी समझ में आ गया। ठीक, लॉजिक क्लियर और नॉट क्लियर? डन? अब मान लो सेम कहानी को मान लो सेम कहानी है, ठीक, और लेट से सर मुझे वो ज्योमेट्रिकली क्लिक नहीं किया कि मुझे वो कॉर्ड देखना चाहिए जिसका वो मिड पॉइंट है। ये भी तो हो सकता है सर, वो तो आपने दिखाया इसलिए हम देख लें, वो भी अच्छी बात है। जब भी हम कोई चीज किसी और से सीखते हैं तो उसे तो एक्वायर करते ही हैं, लेकिन कुछ और भी तरीका हो सकता है। हाँ सर, एक और तरीका हो सकता है। सर ये मान लीजिए आपका पी है, ठीक, और सर आप पावर ऑफ पॉइंट को पीए इंटू पीबी बोल रहे हो, पीए इंटू पीबी बोल रहे हो। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं जो अभी 2 सवाल पहले कराया था उससे तुम क्लैरिटी ला रहे होगे, ठीक है? तो अब पीए इंटू पीबी, क्या ये मुझे x1 y1 दे रखा है? दे रखा है। तो क्या मैं पैरामेट्रिक लोकस ऑफ दिस लाइन लिख सकता हूं? क्या होगा? तो क्या मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर बना सकता हूं? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f प्लस सी इक्वल्स टू, ठीक है सर, इतना बड़ा क्वाड्रेटिक कौन सॉल्व करेगा? हमें सॉल्व करना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ जानना है R1 इंटू R2। R1 इंटू R2 इज नथिंग बट PA इंटू PB, इज नथिंग बट पावर ऑफ P, राइट? तो सर हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है? कांस्टेंट टर्म पे और कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर पे। कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर देखो, यहां पे निकल के आया कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे निकल के आया और कहीं नहीं दिख रहा है, तो हमारा वो काम भी खत्म। हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है? कांस्टेंट पे। अब कांस्टेंट पे देखो,
ठीक है, यहां से कांस्टेंट आएगा x1 स्क्वायर, यहां से कांस्टेंट आएगा, यहां से अपने आप निगेटिव आ गया। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप, छोटा सा कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ अ पॉइंट, और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मुझे आ गया, लेकिन पावर ऑफ पॉइंट को इतने एस्पेक्ट से देखा जा सकता है और आपको पता नहीं है किस एस्पेक्ट से सवाल बनेगा। तो इसलिए जस्ट बिकॉज सर मुझे पता है पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ जो भी कर्व दिया है उसमें डाल दो, जो भी नंबर आएगा वो पावर ऑफ पॉइंट है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट सर मुझे निकालना आता है सर्कल का, सर पावर ऑफ पॉइंट का स्क्वायर रूट ले लो। तुम्हें पता है दिस इज ओनली ट्रू फॉर सर्कल, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी 2 डिग्री कर्व। तो एनी 2 डिग्री कर्व के लिए और भी एस्पेक्ट्स देखने होंगे हमें, ठीक है। चलो, सिंस मैं पावर की बात कर रहा हूं तो एक थोड़ी सी आइडिया तुम्हें देता हूं। ये तुमने अच्छे से समझ लिया कि अगर कोई सर्कल है, अगर कोई, और तुम किसी भी रैंडम पॉइंट का इनसाइड पावर निकाल रहे हो तो वो क्या निकल के आएगा, नेगेटिव। तो इफ S1 इज नेगेटिव फॉर अ सर्कल इट मींस inside, if it means ये सर्कल के लिए ट्रू है। when it comes to ellipse, मैं जो भी रिजल्ट बताऊंगा स्टैंडर्ड के लिए बताऊंगा, ठीक है, ठीक। ये पकड़ लो, वट इसका जो सेंटर है ओरिजिन है, डालो ओरिजिन, क्या आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि इधर चला जाएगा ना -1, नेगेटिव। तो आप यहां पे भी कहोगे S1 अगर नेगेटिव, S1 0, S1 पॉजिटिव, इसका मतलब इनसाइड, इसका मतलब ऑन, इसका मतलब आउट, ठीक। इतनी बात समझ में आती है? ओके, अभी तक कोई सरप्राइज नहीं आया, सेम है सर, ये तो पता ही था। ओके, अब मैंने बना लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या बना लिया है ना, ये पैराबोला आप अच्छे से जानते हो। इसमें कौन सा रीजन इनसाइड होगा, किसे इनसाइड कहेंगे, इसे इनसाइड कहेंगे, उधर आउटसाइड कहेंगे। यहां से कोई भी पॉइंट पकड़ लो, लेट से ये पकड़ लिया a,0, ठीक, पकड़ लिया a, तो कर्व जो है मेरा वो y स्क्वायर -4ax यही है, डालो a,0, क्या आ रहा है, y 0 हो गया तो नेगेटिव। तो सर इसमें भी यही आया, नेगेटिव का मतलब इनसाइड, 0 का मतलब ऑन, और पॉजिटिव का मतलब आउटसाइड। यहां तक सब कुछ कंट्रोल में, ठीक, यहां तक समझ में आ रही है। अब मैं बनाने जा रहा हूं आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला। सारे डिग्री तो कवर हो गए, हाइपरबोला ही बचा है। यही होता है स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ठीक। मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया और तुम सबको पता है ये होता है स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तुम्हें पता है पेयर ऑफ एसिम्टोट, तुम्हें पता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला, इतनी नॉलेज है। इसका ये पार्ट सेंटर होता है, क्या होता है, सेंटर, विच इज ओरिजिन, ठीक। अब मुझे बताओ कि इसका इनसाइड और आउटसाइड क्या होगा। ऐसे बताओ, सेंटर इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा? सो सेंटर आउटसाइड होगा, क्योंकि आप टेंजेंट बनाओगे तो बाहर से बनाओगे। सो सेंटर वुड बी
So this region would be inside and this region would be outside. तो अब आप पावर ऑफ पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट से जाओगे तो ओरिजिन डालो. तो अगर S1 नेगेटिव है फॉर हाइपरबोला तो इसका मतलब है ये उल्टा हो गया, राइट? और S1 अगर 0 है तो ये हो गया ऑन, और S1 पॉजिटिव है तो ये हो गया, तो ये आपका एक्सेप्शनल है. ठीक, समझ में आई बात? तो किसी भी थ्योरी को आप जस्ट फॉर द फेस ऑफ रिमेम्बरेंस नहीं रखते, आपको समझ में आना चाहिए कि वो थ्योरी क्या है. ठीक, अब थोड़े दिन बाद हम सीखेंगे कि क्या पावर ऑफ पॉइंट और लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर एनी 2 डिग्री कर्व के बीच में कोई रिलेशन है क्या? तो है. ठीक, यहां तक समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ठीक, आगे बढ़े. सेम सेटअप है, बस यहां पर मैंने थीटा को वेरिएबल बना दिया है, राइट? फिक्स पॉइंट भी पी है, पी मैंने लेट से अल्फा कॉमा 0 ले लो, है ना? अल्फा कॉमा 0 ले लो. ठीक है, अब मुझे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मुझे आदत हो गई है 4x को ना, ठीक, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है और तुम्हारा p जो एक फिक्स्ड पॉइंट है. आपको ये इंफॉर्मेशन दिया है 1 अपॉन पी ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी बी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, देन फाइंड p. तो कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ गया है कि सेम सेटअप पे सवाल बना है जो अब तक हमने डिस्कस किया था स्टार्ट ऑफ द क्लास से, है ना? पी ए पी बी, राइट और रॉन्ग? और पी ए पी बी आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन को भी मर्ज कर रहा है वियटा फॉर्मूला को. अगर पी ए पी बी अल्फा बीटा है तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. मतलब कहीं ना कहीं आपको ये पुश कर रहा है अगेन थिंक इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली, राइट और रॉन्ग? और जब आप डायग्राम भी बनाएंगे तो वही थॉट आएगा. देखते हैं कैसे. सर अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपने ये ग्राफ बनाया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये है, राइट? और सर ये पॉइंट ले लीजिए, आपका P पॉइंट है, इसे कह लीजिए a कॉमा 0,
ठीक। और सर यहां से आपने एक वेरिएबल थीटा, मतलब थीटा चेंज करा रहे हैं आप, थीटा बार बार आप चेंज करा रहे हैं। ठीक, थीटा इज वेरिएबल। और आप इसे कह रहे हो ए, इसे कह रहे हो बी, और आप पूछ रहे हो 1/pa² प्लस 1/pb² इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो कहीं ना कहीं आपको ए निकालना है। ठीक, तो क्या आप इस लाइन का पैरामेट्रिक लोकस बता पा रहे हो? यही है। तो आप क्वाड्रेटिक भी बना पा रहे होगे। वाई स्क्वायर के बदले क्या लिखोगे? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4x। 4x के बदले क्या लिखोगे? तो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है वो आया है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा आर माइनस 4a। ठीक, तो कहीं ना कहीं आपको साफ दिख रहा है कि आपका जो रूपांतरण है वो ठीक है। क्यों? क्योंकि पी ए पी बी अपोजिट साइन का आना चाहिए था, आया है, और ए पॉजिटिव है। ठीक, समझ में आ रही है बात? है ना? अब मुझे क्या करना है सर? मुझे फर्स्ट पार्ट के लिए 1/pa² प्लस 1/pb² का काम करना है। ठीक, कैसे करें सर? ऊपर ले जाओ, pa² प्लस pb² अपॉन pa इंटू पीबी का, सर ये ऊपर को आप लिख दो pa प्लस pb का होल स्क्वायर माइनस, ठीक किया है ना? इतना काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, सम ऑफ रूट्स क्या है? 4 cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सो 16 cos² थीटा अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा। सही लिखा? ठीक, -2 PA/PB मतलब 4a अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 4a अपॉन, तो ये क्या हो गया? 8a अपॉन, बोलो, 8a अपॉन pa इंटू पीबी क्या है? -4a अपॉन, ठीक, यहां तक समझ में आ रही है बात? कुछ नीचे स्क्वायर होगा, क्यों होगा स्क्वायर? अच्छा, ठीक है ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 मिनट, देखो यही लिखने पे कितनी गलतियां हो सकती है। 16a² 16a² अपॉन, ठीक, अब आपको साफ दिख रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को साइन टू द पावर 4 थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो ये हो गया 16 cos² थीटा प्लस 8a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 16a²। ट्रू और फॉल्स? सर आप कह रहे थे इसे इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बनाना है, इसमें सर थीटा तो घुसा हुआ है एकदम अंदर, तो कैसे करें? कांस्टेंट तो नहीं आया? इट्स वेरी, या आया? चलो नोट बनाओ। जब भी आप देखें अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसका मतलब कांस्टेंट है। तो इसका क्या मतलब होता है? अगर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा में थीटा गायब हो जा रहा है, तो इसका मतलब है सर, इसका मतलब क्या होता है? अल्फा इक्वल्स टू,
इसका क्या मतलब है? ये समझ में आया अल्फा इक्वल्स टू बीटा क्यों हुआ? आपको इंडिपेंडेंट करना है ना थीटा से, तो अगर दोनों सेम होगा तो कॉमन निकल के अपने आप गायब हो जाएगा। या आप ऐसे सोचो कि सर बीटा साइन स्क्वायर थीटा को बीटा माइनस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, तो अल्फा माइनस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी गायब, तो अल्फा माइनस बीटा। समझ में आया सबको पहले का? दूसरे का बताओ। अल्फा क्यों? या तो सर आप ऐसे देख लो इसको कि आप इसे लिख दो अल्फा टैन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा टैन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक, मुझे टैन स्क्वायर थीटा को गायब करना है, तो अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू, या जो आप कह रहे थे अल्फा शुड बी इक्वल टू, है ना? आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा। ये भी आप ऐसे ही सोच लेते, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा माइनस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको कॉस स्क्वायर थीटा ही गायब करना है ना, तो अल्फा माइनस बीटा को जीरो कर दो, तो अल्फा शुड बी इक्वल टू बीटा। अल्फा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसका क्या मतलब है? सर ये सेम है, ठीक। और अगर अल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा साइन थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसका क्या मतलब है? अल्फा इक्वल्स टू, ठीक, समझ में आई बात? अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू, अब ये क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। हो गया? इसका मतलब है 8a और 16 को इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो कॉमन निकल के गायब हो जाएगा। तो 8a इज इक्वल टू, सो a इक्वल्स टू 2, सो पॉइंट इज 2,0, ठीक है। व्हाट अबाउट सेकेंड पार्ट? वन अपॉन पी ए प्लस वन अपॉन पी बी को देखो कैसे सोचोगे। सर पी ए प्लस पी बी अपॉन पी ए पी बी, ठीक है, ठीक लिखा, यही है ना इसका मतलब? तो सम ऑफ फ्रूट्स होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट होता है सी बाई ए, तो सीधे मैं माइनस बी बाई सी लिख दूं, सीधे माइनस बी बाई सी लिखता हूं। माइनस बी क्या हो गया? 4 कॉस थीटा, सी क्या हो गया? -4a, सो क्या हो गया? क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है? नहीं, तो क्या होगा आंसर? सर देयर एग्जिस्ट नो सच पॉइंट, देयर एग्जिस्ट नो सच पॉइंट। समझ में आई कहानी या नहीं आई? चलो आगे बढ़े।
क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन, ऐसे ही इंस्पायर्ड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर लिया था शायद, लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास में। मंडे को क्या था या ट्यूसडे को क्या था? ट्यूसडे को क्या था? तब तो तुम महारत हासिल हो चुका होगा इस तरीके के सवाल को अटैक करने में। हाँ, सेंटर क्या है इसका? तो जब भी मेरा एडवाइस रहता है बच्चों से कि एक बार डायग्राम बना लो, एक बार डायग्राम। सेंटर क्या है? 3,4। तो पहले सर्कल बना ही लो। और रेडियस क्या है? 16, 9, 25, 27। 3√3 है ना? 3 रूट है ना, काम आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बना लेना चाहिए। एक कॉर्ड ले लो, ए बी, और क्यू ले लो, और यहां से ड्रॉप कर दो। ऐसा ही कुछ रूपांतरण आएगा, ठीक। मुझे क्या चाहिए? लोकस ऑफ पी। तो जब भी मैं ऐसा डायग्राम देखता हूं तो राइट ट्रायंगल में एक तो मेरे दिमाग में क्या आता है? सर्कल। लेकिन यहां पे सर्कल बनाने से फायदा नहीं है क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो एक और चीज मुझे दिमाग में आता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल देखता हूं तो मेरे दिमाग में आता है पाइथागोरस थ्योरम। और जब राइट एंगल ट्रायंगल में मैं परपेंडिकुलर गिरते हुए देखता हूं हाइपोटेन्यूज पे, तो मेरे दिमाग में आता है सर वो सारे स्टोरी जो ज्योमेट्रिक मीन की कहानी निकल के आती है, P² = QR। तो सर मुझे ये समझ में आ रहा है कि QP² और PQ² कह लो वुड बी इक्वल टू PA×PB और -PA×PB, -PA×PB, क्योंकि हम यहां पे P को साइन डिस्टेंस के ऑपरेशंस में देख रहे हैं। और यू कैन से -S1। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? मुझे QP निकालना आता है, मुझे QP निकालना आता है। और क्या निकालना आता है? पावर ऑफ पॉइंट। आ गया? हम्म। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व। और कोई तरीका सोच सकते हो ज्योमेट्रिकली? अगर नहीं फिर फंस जाओगे, बहुत लंबा फंसेगा। ये सबसे सिंपल और मोस्ट परफेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक। तो अब जब भी आपको फिट ऑफ परपेंडिकुलर गिरता हुआ दिखे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, सो ऑलवेज थिंक ऑफ दिस। ठीक, समझ में आई बात? सर्कल ही निकल के आएगा, है ना? हम्म। अगर आप यहां पे गलती कर दोगे, माइनस नहीं डालोगे, तो आंसर डिजास्टर में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन टाइप्स बन जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर विल मूव टू अ न्यू टॉपिक।
ये चारों पॉइंट समझ गए ना, θ3 θ4, हाँ ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं थी बट तुम आई एम श्योर समझ चुके होगे, ये लाइन आप ऑलरेडी समझ चुके होगे, है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन समझ में आया? आपके पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं सर्कल पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, आपको पैरामेट्रिक फॉर्म सबको पता है, तो बेसिकली आपको चारों पॉइंट्स के एग्जैक्ट लोकेशन दिए हुए हैं, एक का θ1, एक का θ2, एक का θ3, एक का θ4, और कहा जा रहा है कि अगर कॉर्ड ए बी एक्स एक्सिस को d, 0 पे कट कर रहा है, वही मतलब है ना, पासिंग थ्रू d, 0, देन फाइंड tan θ1 इंटू tan θ2, मतलब tan θ1 बाई 2 इंटू tan θ2 बाई 2। ठीक, ये सवाल है, तो बताओ क्या अप्रोच होना चाहिए? सबसे पहले हमें क्या ट्राई करना चाहिए? सर्कल बना लो सर। तो लेट से मैंने ये सर्कल बना लिया और मैंने एक्स एक्सिस को भी क्लियरली बना लिया। चलो एक्स एक्सिस को बनाया तो वाई एक्सिस को भी क्लियरली बना लिया। पहले सर सिर्फ ए और बी को बनाइए। ठीक, ये जो θ1 θ2 इसका क्या मतलब होता है? हाँ हाँ सर, एक्स एक्सिस से पॉइंट ओ ए लाइन जो है, जो एंगल बना रहा है वो θ1 है, वो भी θ2 है, तो सर ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। ठीक, तो मुझे बताओ ये एंगल क्या है? θ2 माइनस θ1। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है? ठीक, ओके सर, जब भी मुझे कॉर्ड बनाता हूं तो मेरी एक अच्छी आदत क्या है कि सर कॉर्ड के मैं मिड पॉइंट को जरूर बताता हूं। ये मेरा मिड पॉइंट है, और जब मैं मिड पॉइंट बनाता हूं ठीक, तो मुझे बहुत सारी चीजें पता चलती है। पहले, क्या तुम मुझे ये एंगल और ये एंगल, एंगल बाइसेक्टर होता है क्या? क्यों सर? क्योंकि मिड पॉइंट से बनाया, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो इसका मतलब है सर ये एंगल मुझे पता चल गया। क्या है ये एंगल?
ठीक, ये एंगल मुझे पता है क्या? हां सर, तो क्या मुझे ये एंगल पता चल गया? हां सर। सर ये एंगल जो मेरा आएगा वो आएगा θ1 प्लस जो बन जाएगा, राइट? ठीक सर, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है। सर ये कॉर्ड है जिसका मुझे इक्वेशन लिखना है, ये सर उसका परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, और सर ये एंगल एग्जैक्टली मुझे पता है जो परपेंडिकुलर आ रहा है। ये कौन सा फॉर्म आ गया स्ट्रेट लाइन का? नॉर्मल फॉर्म। क्या आ गया? नॉर्मल फॉर्म। तो सर अब मैं इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं। नॉर्मल फॉर्म मुझे लिखना आता है, तो मैं लिख रहा हूं x कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होगा? प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p। p क्या होगा? p का लेंथ। सर मुझे ये रेडियस पता है, इसका रेडियस क्या है? a। और सर ये एंगल मुझे पता है क्या है, तो सर मैं इसको a कॉस, ठीक, अच्छा थीटा, कोई बात नहीं, कॉस में तो फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक समझ में आएगी बात? अब क्या करें? तो मैंने तुम्हें एक अच्छा तरीका बताया कॉर्ड का इक्वेशन लिखने का। सो इट्स अ पार्ट ऑफ थ्योरी ओनली, कि अगर आपको दो पैरामेट्रिक पार्ट दिए हुए, पॉइंट्स दिए हुए सर्कल के, और अगर आपको उसका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालना है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये हमने डिराइव कर लिया, ठीक। सो इट्स नॉट ओनली अ क्वेश्चन बट पार्ट ऑफ थ्योरी ऑल्सो, कि मैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखना सीख गया। किस फॉर्म में? नॉर्मल फॉर्म में। अब ये जो लाइन है कहीं से पास कर रहा है क्या? d,0 से। तो क्या d,0 सेटिस्फाई करेगा? हाँ सर। तो यहां पर x की जगह मुझे d डालना चाहिए वहां पे। तो क्या मैं कह सकता हूं d इक्वल्स टू d बाई ए इक्वल्स टू मुझे क्या चाहिए? क्या लगेगा? कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, कंपोनेंडो। और तुम्हें टैन में लाना है तो ऊपर साइन पैदा करना होगा, नीचे कॉस पैदा करना होगा। तो मैं डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो लगा दूंगा। देखो तो क्या आएगा? कॉस माइनस कॉस विल गिव यू -2 साइन साइन। कॉस प्लस कॉस 2 कॉस कॉस। अब देखो c प्लस डी बाई 2 है ना, क्या होता है? अगर तुम कॉस प्लस कॉस करते हो या साइन प्लस साइन करते हो तो c प्लस डी बाई 2 लगाते हो ना। सो करो, इन दोनों को ऐड करो, θ2 गायब, θ1 बाई 2। अब इसे सब्ट्रैक्ट करो, -θ2। तो क्या मिला? सर इसका मतलब हुआ d बाई, सॉरी,
डी माइनस ए अपॉन, राइट। कितने लोग अब ऑब्जर्व कर लिए कि सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया? सर ये जो कॉर्ड सी डी है वो भी एक्स एक्सिस से पास कर रहा है, जो इक्वी डिस्टेंट कहां से? ओरिजिन से। तो अगर पहला कॉर्ड डी कॉमा जीरो से पास कर रहा है तो दूसरा कॉर्ड माइनस डी कॉमा जीरो से। तो माइनस डी कॉमा जीरो का मतलब है सर tan थीटा बाई टू इंटू tan थीटा 4/2 इज इक्वल टू माइनस डी माइनस ए अपॉन माइनस डी प्लस ए। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? देखो इसका माइनस डी माइनस ए कर देगा, गायब गायब। सो द आंसर वुड बी, था ना मजेदार सवाल? ठीक, यहां पर तुमको यह समझ में आया कि हाउ टू टेक केयर ऑफ द कॉर्ड व्हेन पैरामेट्रिक फॉर्म इज गिवन। ठीक, समझ में आई बात? तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी तुम यूज कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि हम लोग सबको डिराइव करते हैं ताकि हमें सारे मेथड, सारे सोचने के तरीके, सारा थॉट प्रोसेस पता हो। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, ओके। तो अब हम लोग नई टॉपिक की ओर प्रस्थान लेते हैं, है ना? इस थ्योरी की इंट्रोडक्शन आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन और फैमिली ऑफ कर्व्स में फंडा समझ लिया था इसका, है ना? तो अब बस इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में कि सर अगर दो लाइन से इंटरसेक्ट जितने भी लाइंस हो सकते हैं उसे हम फैमिली ऑफ लाइंस कहते हैं। उसे हमने लिखता था L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, और कर्व के लिए हमने कहा था C1 प्लस लैम्डा C2 इक्वल्स टू 0, है ना? याद करो, अगर मैं फैमिली ऑफ लाइंस की बात कर रहा था, अगर ये L1 है, ये L2 है, तो आपको पता है कि इनफिनाइट लाइंस पास करेंगी, और सारे का कॉमन कहानी था कि सर वो पॉइंट ए से पास कर रही है। तो आप इस पूरे परिवार को कैसे लिखे थे? राइट। और सेम कहानी मैंने कहा था कि कोई कर्व है तो सेम फॉर्मेट का कर्व, अगर ये C1 है, ये C2 है, तो क्या था? ये फैमिली ऑफ कर्व्स है। इतनी बात आप सबको याद है? अब इसी चीज को हम सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ठीक, तो जब मैं दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स की बात करूं, लेट से एक ये सर्कल है और लेट से एक ये सर्कल है ना? ऐसा ही दो सर्कल इंटरसेक्ट करेगा, दो गिवन सर्कल। फिर तुम ऑब्जर्व करोगे कि दो इंटरसेक्टिंग सर्कल का मतलब है दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, आई एम श्योर सबको पता होगा एक पॉइंट से इनफिनाइट सर्कल्स पास करती है। सबको यह भी पता होगा दो पॉइंट से इनफिनाइट सर्कल पास करती है। यह पता होगा कि 3 पॉइंट से यूनिक सर्कल पास करती है, और 4 पॉइंट से सर्कल पास भी कर सकती है, नहीं भी पास कर सकती है। जब वो पास करेगी तो उसे कॉन्साइक्लिक कहेंगे। इतनी थ्योरी तो पता ही होगी। ओके, तो आपको पता चल गया कि अगर ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो देयर वुड बी इनफिनाइट सर्कल्स पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, है ना? एक तो आप ऐसे बनाओगे कि सर इसको डायमीटर लेके एक सर्कल बना दो। ठीक, डायमीटर लेके बना दिया,
और फिर इसी पे सर आप जितना सर्कल बनाना है बना दो। ठीक, बस मेरा एक सवाल का जवाब दो कि जो मैंने डायमीटर वाला सर्कल बनाया था वो इस मेंबर का कोई खास बंदा है? सबसे छोटा बच्चा है, ठीक है, वो इस मेंबर का सबसे छोटा बच्चा, द स्मॉलेस्ट सर्कल। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि फैमिली ऑफ सर्कल में स्मॉलेस्ट सर्कल बताओ, तो आपको पता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। और उसको निकालने के लिए आपको बस इतना कहना है कि सर उसका जो सेंटर है ना वो उस लाइन पे लाई करना चाहिए, ए बी पे। ठीक, अब मैं इसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो पहले सर्कल को मैंने लिखा S1, ये पावर ऑफ पॉइंट नहीं है, ठीक है। S1 का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू, सो डोंट कंफ्यूज विथ पावर। और दूसरे सर्कल का इक्वेशन है S2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है तो मुझे अगर ये पूरा परिवार लिखना है, सर्कल का परिवार, तो मैं लिखूंगा S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल्स टू 0। अब मैं लैम्डा के बारे में कुछ कमेंट करना चाहता हूं। लैम्डा के बारे में मैं ये कमेंट करूंगा कि सर लैम्डा जो है वो -1 नहीं होना चाहिए। क्यों? सर जैसे ही मैं लैम्डा को -1 कर देता हूं तो सर ये जो इक्वेशन है वो 2 डिग्री रहा ही नहीं, क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। तो सर ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया, और सर ये खास स्ट्रेट लाइन हुआ क्योंकि सर S1 माइनस S2 को A भी सेटिस्फाई करेगा, और इसका मतलब सर S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? सर ये इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड है, इक्वेशन ऑफ। तो जब भी आपको दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स दिखे और आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, यू विल डू S1 माइनस S2। ऑफ कोर्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों में सेम रखना, तभी तो 1 डिग्री बनेगा ना, राइट और रॉन्ग? ठीक है, अब लैम्डा पे बात करते हैं। सर लैम्डा आप -∞ से +∞ तक जितने नंबर लो सबके लिए अलग सर्कल्स देगा, -1 को छोड़ के। सर लैम्डा अगर 0 होगा तो मुझे फर्स्ट सर्कल मिल जाएगा, और लैम्डा अगर इंफिनिटी होगा तो मुझे सेकेंड सर्कल मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? स्टोरी क्लियर हो रही है? यहां पे एक नई चीज आई, लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और एक और चीज समझ में आया कि मैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड लिखना सीख गया बिना किसी झंझट के, है ना, राइट? अब मैं लिखने वाला हूं ठीक, ये आपका गिवन सर्कल, ये आपका गिवन लाइन, ठीक। इसे कह लो LX प्लस MY प्लस N इक्वल्स टू, इसे कह लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे फिर से 2 पॉइंट पे, तो यस आई कैन राइट, आई कैन सी इनफिनाइट सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 फिक्स पॉइंट, और मैं उनको कैप्चर करूंगा थ्रू द इक्वेशन
ठीक। सर अगर आप फैमिली ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं तो लैम्डा को 0 मत करना, सॉरी लैम्डा को इंफिनिटी मत करना, लैम्डा को, क्योंकि लैम्डा इंफिनिटी पे एल इक्वल्स टू 0 आएगा, राइट। लैम्डा इक्वल्स टू 0 पे एस इक्वल्स टू 0 आएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो यहां पर लैम्डा पे आपने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा, राइट। समझ में आ रही है बात, ठीक। तो जब भी आपको इस तरीके की चीजें लिखने, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई S1 प्लस लैम्डा एल। दो ये जस्ट एक कन्वीनियंस की बात है। जब भी आप इसे लिखो, आप इंस्टेड ऑफ दिस राइट, बताओ ऐसा मैंने क्यों कहा, इंस्टेड ऑफ लैम्डा इंटू एल राइट 2 लैम्डा एल, क्योंकि सर वहां पे पहले इसमें 2gx है, 2fy है, फिर वहां अगर कुछ 2 में नहीं आएगा तो फ्रैक्शन के साथ काम करना पड़ जाता है ना, फिर आपको एलसीएम एचसीएफ के चक्कर में पड़ना पड़ता है। तो सर आप अगर 2 लैम्डा ले लेंगे तो काम टेक केयर हो जाएगा, बट आपको लैम्डा का इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंगली करना होगा फिर। तो ये एक सेंस ऑफ कन्वीनियंस देता है, ठीक है। थियोरिटिकली एंड्स हियर, एप्लीकेशन यहां पे तुम ध्यान दे सकते हो। सर क्या मुझे 2 इक्वेशन दिया है, S1 इक्वल्स टू 0, S2 इक्वल्स टू 0, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, S1 प्लस 2 लैम्डा इंटू, 2 लैम्डा भी लिखने की जरूरत नहीं है, लैम्डा इंटू S2 माइनस S1 इक्वल्स टू 0। हाँ सर, फिर लैम्डा का इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंगली आपको देना होगा, ठीक। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ S1 प्लस लैम्डा S2, गो विथ दिस। क्यों? ये आपका काम आसान कर रहा है पूरा, राइट और रॉन्ग। आप 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर के लफड़े में पड़ ही नहीं रहे, आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टेक केयर कर ले रहे। दो ये सब वर्किंग एग्जाम्पल्स है, नथिंग मैथमेटिकल अबाउट इट, इट्स जस्ट हेल्पिंग यू रिड्यूस योर कैलकुलेशन स्ट्रेस, ठीक। समझ में आई बात। ये S1 S2 माइनस S1 लिखो या S1 माइनस S2 लिखो, ये क्या होता है, कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड, ठीक। तो दोनों अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है, और डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा पे क्या कहानी हो रही है भी समझ में आ रही है, ठीक। आगे बढ़ो। जैसा कि मैंने कहा है कि आपको पता है कि 2 फिक्स पॉइंट से इनफिनाइट सर्कल पास करेंगे, है ना। अब मुझे उसकी फैमिली लिखनी है, तो मुझे पता है कि सर ये 2 फिक्स पॉइंट है, तो मैं कैसे इसकी फैमिली को लिखूं, व्हाट शुड बी द वे। तो एक सर्कल की बात कर रहा है या फैमिली की बात कर रहा है, सबकी सेंटर वहां पे लाई करेगी, तो इतना लंबा क्यों सोच रहा है। ओके, तुम लोग सब पुरानी बातें सब भूल जाते हो। सर ये सर्कल ही बना दो पहले। कौन सा सर्कल बना दिया मैंने, डायमेट्रिक फॉर्म, जो सबसे छोटा भाई है उसको बुला लिया, परिवार का जो सबसे छोटा सदस्य है उसको बुला लिया, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। अब क्या करूं, ये तो सर्कल लिख दिया, प्लस 2 लैम्डा
आप लैम्डा भी लिख सकते हो, 2 लैम्डा, बस जस्ट आपको बता रहा हूं। यहां पर मैं क्या डालूं? सर ये लाइन का इक्वेशन डाल दो, है ना? ये S2 माइनस S1 थोड़ी होता है लाइन का इक्वेशन। तुझे S2 पता है, S1 पता है, तो S2 माइनस S1 क्यों कह रहा है? तो सर आप लाइन का इक्वेशन लिख दो। सर वो मुझे लिखना आता है, y माइनस y1 माइनस y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। अब ये बात किसी को समझ में नहीं आई तो बता दो। ठीक, लिख दिया। तो जब 2 पॉइंट्स दिया तो मैंने सारे परिवार को लिख दिया। ठीक, और परिवार का सबसे छोटा सदस्य यही है। ठीक, समझ में आई बात? हम्म, स्कूल में के एग्जाम में अक्सर आप पूछा जाता है कि 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दो, है ना? जैसे 3 पॉइंट्स दे रहते हैं और इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखो। तो एक तरीका आप लोग जानते हैं कि सर यहां से और यहां से सेंटर पर लोकेट कर लो, रेडियस पता चल गया, आप कर दो। एक तो ये तरीका है, ठीक मेथड है, कोई गलत मेथड नहीं है। फिर एक और बच्चे होते हैं जो पूरा इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f5 प्लस c इक्वल्स टू 0। फिर 3 इक्वेशंस बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, गेट देयर x1 y1, फिर सरकम सेंटर सरकम रेडियस, है ना? अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बच्चे होने चाहिए, तभी तो डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक, अब जैसे ही मुझे फैमिली ऑफ लाइंस की पावर आ गई तो मुझे इसका सर्कल लिखने में दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर मैं इस लाइन की मदद से, लेट से इस लाइन की मदद से और इस 2 फिक्स पॉइंट की मदद से मैं फैमिली ऑफ सर्कल लिख सकता हूं। एल तो मैं लिखना आता ही है। अब मुझे लैम्डा ही तो चाहिए ना, ये डाल दो, गेट द लैम्डा, गेट द आंसर, ठक, क्वेश्चन सॉल्व, इजी। सो ये मेथड आपको ये पावर देता है। ठीक, समझ में आया? इसका क्या मतलब हुआ? सर एक लाइन दिया हुआ है, सर एक लाइन आपने दे दिया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0, और सर आपने एक पॉइंट भी दे दिया, अल्फा कॉमा बीटा। अब आपको फैमिली ऑफ सर्कल्स बनाने हैं जिसके लिए ये सर्कल इस लाइन को टच करे, किस पॉइंट पे? अल्फा कॉमा बीटा पे। तो तुम ऑब्जर्व करोगे कि हां सर, इनफिनाइट सर्कल्स बन रहे हैं। ठीक, तो इस परिवार का क्या नाम दिया जाए? फैमिली ऑफ सर्कल तो है, इसका इक्वेशन फॉर्म क्या दिया जाए?
सर यहां पर आपने कहा कि अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रहा है, तो आप बोलोगे सर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख दो। इसका मतलब मैंने पॉइंट सर्कल लिख दिया। क्या लिख दिया? जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और रेडियस 0 प्लस तैयार। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर आपने एक ऐसा सर्कल बनाया है जो इस लाइन से पास कर रहा है अल्फा कॉमा बीटा से। सर क्या पता वो लाइन हो जो इस लाइन को 2 पॉइंट पे कट कर रहा हो, तो वो तो सर इस परिवार का हिस्सा नहीं हुआ क्योंकि टच नहीं कर रहा लाइन। तो फिर आप बोलोगे नहीं सर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो 2 पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो पी कॉमा क्यू पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है लेट से, तो इसका मतलब ये परिवार को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो तुम पी कॉमा क्यू डालोगे तो एल तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब सर एकदम परफेक्ट आंसर है x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एल इक्वल्स टू 0। इसे कहते हैं टचिंग फैमिली, वेरी टची, है ना, इमोशनल फैमिली। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक। मान लो आपको तीन इक्वेशंस दिए हैं एक ट्रायंगल के, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सरकम सर्कल बताओ, इसका सरकम सर्कल बताओ, और सरकम सेंटर भी पूछा सकता है। तो व्हाट वुड यू डू? सॉल्व द इक्वेशंस, गेट द वर्टिसेस एंड गेट द आंसर, ये करोगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। लेकिन जब हमारे पास थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की मदद है तो वी कैन डू दैट। तो हम क्या करेंगे, पहले आंसर देखो क्या लिखूंगा मैं, फिर बताना ये आंसर सही है कि नहीं। मैंने पहले ये आंसर लिखा, तो फिर आप पूछोगे सर लैम्डा और म्यू क्या है, तो मैं बोलूंगा निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो निकालूंगा तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है क्या ये 2 डिग्री इक्वेशन है? राइट। क्या इसको पॉइंट ए सेटिस्फाई करेगा? हां सर। L1 L3 कटेगा, बी सेटिस्फाई करेगा? हाँ सर। L1 L2 ये 0 बन गया, L2 L1 करेगा, सी सेटिस्फाई करेगा? हाँ सर। ये 2 डिग्री कर्व है जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। अब मुझे इस 2 डिग्री कर्व को क्या बनाना है? सर्कल। कैसे बनाया जाता है सर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को बराबर कर दो। कैसे सर? लैम्डा म्यू उससे निकलेगा, लेकिन सर क्या पता एच एक्स वाई टर्म भी तो आएगा। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को, दो इक्वेशंस आ गए, दो अननोन्स, गेट योर लैम्डा, गेट योर म्यू, यू गॉट योर आंसर। राइट और रॉन्ग? तो जब भी अब आपसे पूछा जाए तो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली दिस वन। ठीक, लास्ट पार्ट सिंस थ्योरी खत्म कर लेता हूं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। मान लो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है,
आपसे पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखो जो इन चारों पॉइंट से पास कर रहा है इफ दे आर कॉन्साइक्लिक। अगर कॉन्साइक्लिक नहीं होगा तो पास ही नहीं करेगा। सो आपसे ये नहीं कह रहा कि एकदम पास कराना ही है, वो कह रहा है अगर पास कर रहा है तो बता दो कौन सा सर्कल पास कर रहा है। ठीक, कंडीशन क्या लगा हुआ है कि इफ इट इज कॉन्साइक्लिक देन, अगर कॉन्साइक्लिक नहीं होगा तो पास ही नहीं करेगा, आपको ही पता है। इसका पहले मैं आंसर लिख रहा हूं, फिर बताना ये आंसर सही है कि नहीं। L1 इंटू L3 है ना। आपको पुराना वाला कुछ याद आ रहा होगा जब हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस में गए थे, वो पैरेललोग्राम के लिए गए थे। यहां पे ये अलग कहानी है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा है ये 2 डिग्री कर्व है। हाँ सर 2 डिग्री है, इतनी बात तो समझ में आ रही है। इस 2 डिग्री को सर्कल कैसे बनाओगे सर? पिछले क्वेश्चन में लैम्डा और म्यू था, यहां पे सिर्फ एक ही है, तो आप करोगे सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, फिर आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। आपने 2 इक्वेशंस लिखा सर, अननोन तो एक ही है, 2 इक्वेशंस क्यों लिखा? सर दूसरा इक्वेशन मुझे बताएगा कि सर्कल पास कर भी रहा है कि नहीं। अगर दोनों इक्वेशन से कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आया, मतलब लैम्डा की कंसिस्टेंट वैल्यू आई, तो यस दे आर कॉन्साइक्लिक एज वेल। और इनकंसिस्टेंट आया तो मतलब सर सवाल ही गलत है, कोई सर्कल पास ही नहीं करेगा उन 4 पॉइंट से। समझ में आई बात? थ्योरी, इस थ्योरी को अच्छे से प्रिजर्व करो, नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक।